गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो? ऑल गुड? चलिए, टॉपिक चल रहा था हमारा, चैप्टर का नेम था थ्योरी ऑफ डिमांड। उसमें टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में मैंने आपको एक तो प्राइस बता दिया था, जिसमें बताया था नेगेटिव रिलेशनशिप है। फिर हमने इनकम इफेक्ट किया था, जिसमें बताया था पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस करवाई थी, इसमें भी फ्यूचर प्राइस को लेके पॉजिटिव रिलेशनशिप बताया था। अब एक पॉइंट करवाया था मैंने टेस्ट। थोड़ा सा टेस्ट के पॉइंट को ही इलेबोरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर नोट्स। टेस्ट में क्या बताया था कि जो चीज़ आपको टेस्टी लगती है आप उसकी डिमांड ज़्यादा करते हो, और जो चीज़ आपको टेस्टी नहीं लगती, टेस्ट ख़त्म हो जाता है, आप उसकी डिमांड कम करते हो। ये मैंने आपको बता दिया था। अब टेस्ट की ही बात करते हैं। टेस्ट में ही एक पॉइंट आता है, दैट इज़ डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, इस चीज़ को समझो। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड बैंड वैगन इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? जब कोई आपका नोन या आपका कोई नेबर में कोई पर्सन किसी कॉमोडिटी को यूज़ कर रहा होता है, आप उसको देखते हो कि ये इसको यूज़ कर रहा है, चीज़ अच्छी लगती है, मुझे भी इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, और आप वो चीज़ यूज़ करना शुरू कर देते हो। मीन्स आप उसकी डिमांड करना शुरू कर देते हो। कैसे? आप किसी और को देख के, आपकी सोसाइटी में जो लोग उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नॉर्मल सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो हमारी हम रूटीन में देखते हैं। बच्चों के केस में आपको किसी चीज़ की एडिक्शन नहीं होती। आप देखते हो कि मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, ये वाइन पी रहा है, डेली पीता है, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो जो लोग उसको ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, फिर उनको उनकी आदत हो गई, फिर वो बार बार उसकी डिमांड करते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ वाइन की एग्जांपल ही लेनी है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। किसी के पास मोबाइल है, छोटे बच्चों के केस में, अभी वो 4th क्लास या 5th क्लास में ही है, तो घर पे आके बच्चे कहते हैं कि मम्मा मुझे भी फ़ोन लेना है। उसके पास भी तो है, मेरी फ्रेंड के पास भी तो फ़ोन है, तो वो फ़ोन की डिमांड कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। समझ में आ गई बात? तो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट भी आपकी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। कब? जब आप कोई नेबर में, कोई सोसाइटी में वो चीज़ यूज़ हो रही होती है। सिमिलरली दूसरा इफेक्ट आ जाता है टेस्ट में, स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट को समझने के लिए पहले आपको स्नॉब पीपल के बारे में जानना होगा। स्नॉब पीपल ऐसे लोग जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उनका स्टेटस इम्प्रूव होता है। लोगों ने देखा या किसी पर्सन ने देखा कि जब मैं किसी के घर गया तो वहाँ पर वाइन सर्व हो रही थी, लोग बड़ा प्राउड फील कर रहे थे कि हम वाइन पी रहे हैं, और वो खुद पर्सन बड़ा प्राउड फील कर रहा था कि मैं सभी को वाइन सर्व कर रहा हूँ। वाइन कॉस्टली है, इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको पता है। लोग इसको क्यों ले रहे हैं, ड्रिंक क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग ये सोच के कि इससे मेरा स्टेटस इम्प्रूव होगा। कई लोग तो इसीलिए ड्रिंक करते हैं ये सोच के कि सोसाइटी में अगर आपको सरवाइव करना है, बड़े लोगों के साथ बैठना है, तो हमें ड्रिंक करना ही होगा। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? स्नॉब पीपल। स्नॉब पीपल मीन्स जो चीज़ों को सिर्फ इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि वो कॉस्टली हैं, कॉस्टली होने के कारण उनका स्टेटस इम्प्रूव होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल क्या है? डायमंड की। डायमंड का कोई भी बेनिफिट नहीं है,
हम क्यों परचेज करते हैं? क्योंकि इससे हमारा स्टेटस इम्प्रूव होता है। डायमंड कॉस्टली है, हर कोई परचेज नहीं कर पाता, तो सिर्फ वही परचेज करेंगे जो रिच हैं। तो रिच पीपल को क्या लगता है कि डायमंड यूज़ करके हमारा स्टेटस इम्प्रूव होगा, इसलिए वो लेते हैं, परचेज करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम? स्नॉब पीपल। स्नॉब पीपल सिर्फ प्राइस टैग को देखकर ही चीज़ों को परचेज करते हैं। समझ में आ रही है? अगर वो चीज़ कॉमन हो जाए, सस्ती हो जाए, तो ये लोग उनकी डिमांड करना भी बंद कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्नॉब इफेक्ट, प्रेस्टीज इफेक्ट। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम बैंडवैगन इफेक्ट क्या होता है? बैंडवैगन इफेक्ट डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट का ही दूसरा नाम है, जो आप इसलिए परचेज कर रहे हो क्योंकि सोसाइटी में वो लोग यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो चीज़ सस्ती है, चाहे वो महंगी है। अगर महंगी है, स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है, तो हम उसको स्नॉब इफेक्ट में डाल देते हैं। महंगी नहीं है, रूटीन की चीज़ है, आपको उसके बारे में पता नहीं था, सोसाइटी में देखा तो आपको भी लगा मुझे ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैंडवैगन या डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट, वेवलन इफेक्ट। वेवलन इफेक्ट स्नॉब इफेक्ट का ही दूसरा नाम है। सेम है, ये स्नॉब और वेवलन सेम है। अलग अलग क्यों पढ़े? क्योंकि एक इकोनॉमिक्स है टी वेवलन, उन्होंने इनके बारे में बताया था सेम वही चीज़ कि लोग कुछ चीज़ों को सिर्फ उनकी प्रेस्टीज वैल्यू के अकॉर्डिंग परचेज करते हैं कि इससे हमारा स्टेटस इम्प्रूव होगा। क्लियर है? तो जो लोग स्नॉब पीपल हैं, स्नॉब पीपल जो गुड्स परचेज करते हैं मीन्स महंगी देख के परचेज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्नॉब गुड्स। ऐसे ही वेवलन ने जो बताया उसको क्या बोलते हैं? वेवलन गुड्स। समझ में आ रही है? तो टेस्ट हमारा किसी चीज़ के फेवर में होता है इन चीज़ों को देख के। सोसाइटी यूज़ कर रही है, इससे मेरा स्टेटस इम्प्रूव होगा। क्लियर? और टेस्ट उसके अगेंस्ट कब जाता है? लोगों ने इसको यूज़ करना बंद कर दिया, या ये चीज़ कॉमन हो गई तो मुझे अभी नहीं लेना, इससे मेरा स्टेटस अब इम्प्रूव नहीं होगा। क्लियर है जी? ये तो हो गया आपका टेस्ट का। नेक्स्ट, पॉपुलेशन। मैंने आपको बता दिया था, पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। पॉपुलेशन के साथ साथ मैंने आपको कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी बताया था। कॉम्पोजिशन मीन्स किस पॉपुलेशन में कैसे कैसे लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपके नोट्स में ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में दिया गया है, इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, वो उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने +2 में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जो आपका एग्रीगेट डिमांड का चैप्टर था उसको ध्यान से पढ़ा होगा। फिलहाल हम इस पॉइंट में नहीं करेंगे, उसको वहीं पे लिखा रहने दो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेवल ऑफ नेशनल इनकम मीन्स जिस देश में नेशनल इनकम ज़्यादा होगी। नेशनल इनकम किससे जुड़ा हुआ है? नेशनल इनकम मीन्स मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स मीन्स हमारी इकॉनमी में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज बन के तैयार हुई उसकी वैल्यू इज कॉल्ड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जितनी ज़्यादा होगी इट मीन्स उतनी ज़्यादा चीज़ें हमने तैयार की, हमने चीज़ें उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस की, क्योंकि इट मीन्स उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। समझ में आ रही है बात? इट मीन्स मोर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम ज़्यादा मीन्स मोर डिमांड। अगर नेशनल इनकम कम है तो उस इकॉनमी की डिमांड भी कम होगी। क्लियर हो गया? ये तो हो गया लेवल ऑफ नेशनल इनकम को लेकर। अब हम बात करते हैं इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा कि जो इनकम हमारी इकॉनमी में डिस्ट्रीब्यूट होती है ये आपको पता है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए हम एक पॉइंट को बार बार डिस्कस करते हैं, दैट इज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम।
इट मीन्स दो सेक्शन में हमारी इकोनॉमी बढ़ जाती है, वन इज रिच एंड सेकेंड वन इज पुअर। रिच पीपल कौन सी गुड्स की डिमांड करेंगे नॉर्मली? लग्जरी गुड्स की। पुअर पीपल कौन सी गुड्स की डिमांड करेंगे? नेसेसरी गुड्स की। क्लियर? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, अब हम लोग डिमांड करते हैं क्योंकि हमने अपनी नीड्स को पूरा करना है। कई बार क्या होता है कि हमारी नीड्स ज़्यादा होती हैं और उसके कंपैरिजन में हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज कई बार हम अपनी नीड्स को कम करने की कोशिश करते हैं। कितने रिसोर्सेज नहीं है, फ़िलहाल हम ये चीज़ की डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको उस केस में क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाए, क्रेडिट फैसिलिटी मीन्स जो बैंक वाले हैं वो आपको क्रेडिट दे दें एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स आपको उसके ऊपर कॉस्ट कम पड़े और आपको वो इजीली लोन दे दें, फिर हम क्या करेंगे? डिमांड को ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। इट मीन्स कि अगर इकॉनमी में क्रेडिट फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल है, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, तो उस इकॉनमी के लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट फैसिलिटी पुअर है, चीप नहीं है, कॉस्टली है क्रेडिट फैसिलिटी, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो वहीं पर आप डिमांड भी कम करोगे। नेक्स्ट, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर में क्या करोगे? अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर मीन्स जब किसी कॉमोडिटी का रेट कम होता है तो वो लोग भी उस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देते हैं जो पहले नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब उनकी पहुंच में आ चुका है वो प्रोडक्ट, क्योंकि उसका रेट कम हो चुका है, तो नए कंज्यूमर्स भी उसमें ऐड हो जाएंगे, उसकी डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो फिर क्या हो गया? हमारी इकॉनमी में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज होगी। तो जब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज होंगे, डिमांड तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। क्लियर? चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपकी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें हमने इसको डिफरेंस क्रिएट नहीं करना, डिस्टिंक्शन नहीं करनी कि कौन सी आपकी इंडिविजुअल डिमांड को इफ़ेक्ट करेंगे, कौन सी आपकी मार्केट डिमांड को इफ़ेक्ट करेंगे, जो कि आपने +1 में किया था। हम यहाँ पर सिंपल इनकी एग्रीगेट में इफेक्ट्स की बात करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। ये तो हमने कर लिए वे। अच्छा, एक और पॉइंट रहता है जो मेन था, कल मैंने आपको बोला था कि आज बताऊंगी। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या होती हैं? इसको हम PR से डिनोट करेंगे। जब भी हम इकॉनमी में, मार्केट में कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं, उनमें से कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके साथ कुछ और कमोडिटीज़ अटैच होती हैं। कैसे? कुछ होती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, रिलेट करती हैं उनसे, और कुछ होती हैं उनमें से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इनका मीनिंग समझो क्या है। ये दोनों ही हमारी रिलेटेड गुड्स हैं। पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। ऐसी गुड्स जो कि एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं? क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, दोनों का पर्पस सेम है। फॉर एग्जाम्पल, पेन और पेंसिल सब्स्टिट्यूट है। लिखना है, पेन की जगह पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल की जगह पेन यूज़ कर सकते हैं। वो अलग बात है कि जहाँ पर सिर्फ पेन ही कंपलसरी है, यहाँ पर सिर्फ पेंसिल ही कंपलसरी है, वहाँ पर आप नहीं कर सकते। हम उस केस की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल रूटीन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। और एग्जांपल लो, टी और कॉफ़ी। देखिए, ये चीज़ें आपको खुद को समझनी होंगी। पेपर में इसको लेके बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सी गुड्स
सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ये अब आपको देखना होगा जिनका नेचर सिमिलर है। पॉपकॉर्न एंड और चिप्स, ये भी सब्स्टिट्यूट हैं। क्लियर है? और अगर अपन नॉन वेज की तरफ चलें, चिकन और बीफ या मटन या टोमेटो और टोमेटो प्योरी, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? सब्स्टिट्यूट हैं। हम सिर्फ यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं, दैट इज़ टी एंड कॉफ़ी। सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे आपकी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं? टी एंड कॉफ़ी। अब आप मार्केट में टी लेने गए, इसकी डिमांड करने गए। टी के जैसे मिलता जुलता क्या है? कॉफ़ी। आप दोनों के प्राइसेस को कंसीडर करोगे। अब चाय लेने गए, कॉफ़ी का प्राइस पता करा तो कॉफ़ी आपको क्या लगी? सस्ती चाय के कंपैरिजन में, जब आपने फाइंड आउट किया, वेरीफाई किया रेट को। लेने गए थे चाय, कॉफ़ी का रेट पूछा तो कॉफ़ी का रेट कम लगा। अब आप क्या करोगे? चाय की डिमांड कम कर दोगे। क्या लोगे? अब आप कॉफ़ी परचेज करोगे। ये तो है ही है, जिस प्रोडक्ट का रेट कम होगा आप उसकी डिमांड ज़्यादा करोगे। ये मैंने आपको प्राइस इफेक्ट में बताया था। अब मैं आपको सब्स्टिट्यूट इफेक्ट बता रही हूँ कि अगर कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का रेट कम हो जाता है तब आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, और उसका जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है आप उसकी डिमांड कम कर देते हो। यहाँ पर भी प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पर बिटवीन टू कॉमोडिटीज़ है, और वो दोनों कॉमोडिटीज़ क्या है? सब्स्टिट्यूट। प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान से समझोगे। प्राइस इफेक्ट, अगर मैं सिंपल प्राइस इफेक्ट की बात करूँ इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी तो वो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ टू कॉमोडिटीज़ क्या है? पॉजिटिव है। क्वेश्चन हम करेंगे तब आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। कॉफ़ी का रेट कम हुआ, चाय की डिमांड कम कर दी। अब इसको ऑपोजिट करो, चाय का कंपैरिजन में कॉफ़ी महंगी हो गई, तो अब आप किसकी डिमांड करोगे? ऑब्वियसली चाय की। तो बिटवीन टू सब्स्टिट्यूट गुड्स देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इसको बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्राइस इफेक्ट। नेक्स्ट, सेकेंड रिलेटेड गुड्स हमारे पास हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, जिसके बिना दोनों कॉमोडिटीज़ अधूरी हैं, एक दूसरे के बिना वो अधूरी हैं, उसको आप अकेले यूज़ कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक। अगर आपको मेरी आप एग्जाम्पल ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे मैंने पेन और पेंसिल लिखा था। क्या लिखा था? पेन और पेंसिल, और डाला था। यहाँ पर मैं क्या डाल रही हूँ? एंड। तो यहीं से पता चलता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। एंड मीन्स दोनों इकट्ठे यूज़ होंगे, पेन और इंक। और हिंदी वाला और एक और ले लेते हैं, शर्ट एंड ट्राउज़र। क्लियर है? मार्कर एंड बोर्ड। बोर्ड होगा आपका लिखने वाला, तभी आप मार्कर यूज़ करोगे। तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में, जो बड़ी कॉमन चलती है आपकी बुक्स में, दैट इज़ कार एंड पेट्रोल या कार एंड डीजल, जो भी। अब ये एक दूसरे के ऊपर कैसे इफेक्ट डालते हैं? कार की डिमांड करनी है तो पेट्रोल का प्राइस कंसीडर करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि बिना पेट्रोल के कार तो चलेगी नहीं। पेट्रोल अगर कॉस्टली है तो कहीं ना कहीं मार्केट में कार की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोग ये देखेंगे कि कार को हम एक बार तो खरीद लेंगे, लेकिन इसका खर्चा कैसे उठाएंगे, क्योंकि पेट्रोल तो बहुत महंगा है। कार लगा लो या कोई भी व्हीकल लगा लो, ज़्यादातर लोग ये सोच के परचेज़ नहीं करते कि एक बार तो खरीद लेंगे, लेकिन डेली का जो पेट्रोल का खर्चा है वो कैसे पूरा करेंगे। सिमिलरली अगर पेट्रोल का रेट कम हो जाता है तो कार की डिमांड भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देयर इज
इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। आपको इस चीज़ को समझना है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी आएंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। मुझे ये बताओ, कोई आज नया स्टूडेंट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं? नया स्टूडेंट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं जिसकी मैं अटेंडेंस नहीं ले रही? कोई अमन गिरी या अनुज कंबोज ये लेक्चर लगा रहे हैं क्या? देख रहे हैं अभी? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट there is always inverse or negative relationship between price and demand if other things being constant or ceteris paribus। लॉ ऑफ डिमांड, जब भी हम कोई भी लॉ करेंगे इकोनॉमिक्स में, वो सारे के सारे लॉ को प्रूव करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। इसलिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो थ्योरेटिकल इन नेचर होती है। कुछ हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस अज्यूम करके करते हैं, अदरवाइज हम इस लॉ को प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। तो जब भी लॉ को प्रूव करना है तो क्या लेंगे हम? अजम्पशंस। इस चीज़ को याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी चीज़ की को प्रूव करना है तो आप क्या लेते हो? अजम्पशंस। तो यहाँ पर भी अजम्पशंस ली है। अजम्पशन क्या ली है कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्राइस और डिमांड के बीच में जो होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है ऑलवेज इफ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मींस मैंने अभी जितने भी अदर फैक्टर्स आपको करवाए फर्स्ट फैक्टर को छोड़ के, चाहे वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, चाहे वो इनकम है, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो पॉपुलेशन है, चाहे वो नेशनल लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, चाहे वो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी है, जो भी, या वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं, फिलहाल हम कुछ टाइम के लिए क्या अज्यूम करेंगे कि उनमें कोई चेंज नहीं आया। चेंज सिर्फ किस में आया है? प्राइस में। कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो आप डिमांड डिक्रीज करोगे और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो आप डिमांड इंक्रीज करोगे। इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। हमें बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मानने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैंने बोला कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो आप डिमांड डिक्रीज करोगे, ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन अगर इसी के साथ आपकी इनकम भी इंक्रीज हो जाए, प्राइस तो बढ़ ही गए, साथ में आपकी इनकम भी बढ़ गई, तो बढ़ी हुई इनकम कहीं ना कहीं प्राइस इफेक्ट को ख़त्म कर देगी। उधर आपकी इनकम बढ़ गई, प्राइस जरूर बढ़ गए लेकिन इनकम भी तो बढ़ गई। फिर आप क्या करोगे? कोई बात नहीं, चीज़ें महंगी हुई हैं तो मेरी इनकम भी तो बढ़ गई, हम डिमांड को कम नहीं करते। दूसरी बात, इसी इफेक्ट को लेके चलते हैं। प्राइस बढ़ गया, मैं कहती हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आप डिमांड को कम करोगे, लेकिन अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो आप कर रहे हो, ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने लग गई या आप इसके एडिक्ट हो गए, आप इसके बिना रह ही नहीं सकते, फिर प्राइस क्या करेगा? प्राइस इफेक्ट वहाँ पर काम नहीं करता जहाँ पर आपको किसी चीज़ की लत लग जाती है, आपको उसकी एडिक्शन हो जाती है, वहाँ पर प्राइस इफेक्ट भी फेल हो जाता है। एक और चीज़, अगर मैं कह रही हूँ कि प्राइस बढ़ गया, आप डिमांड कम कर दोगे, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इसका रेट और बढ़ेगा, आज बढ़ा है तो अब आगे बढ़ता ही जाएगा, फिर आप उस केस में क्या करोगे? बढ़े हुए प्राइस पर भी डिमांड ज़्यादा करोगे, फिर ये हमारा लॉ फेल हो गया जो मैं अभी बोल रही हूँ।
तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों को क्या अज्यूम करेंगे कि वो एक एक करके क्या रहेंगी, कांस्टेंट। सिर्फ क्या चेंज होगा, हमारा प्राइस। अगर प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में चेंज आएगा, और वो चेंज क्या है, नेगेटिव। क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड और लिखा है, सेट्रीस पैरिबल्स। सेट्रीस पैरिबल्स भी हमारी अनदर लैंग्वेज से उठाया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से उठाया गया है। उसका मतलब भी क्या है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो ये एक और क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि सेट्रीस पैरिबल्स का मतलब क्या है। क्लियर। चलिए, अब ये तो हो गया लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि इसको प्रूव करना है तो हम कुछ अजम्पशंस लेंगे। अजम्पशन क्या ली, कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब हम वही प्राइस इफेक्ट की ही बात करेंगे। एक टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या कर रहे हैं, प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हैं और आपकी डिमांड को डिक्रीज कर रहे हैं। इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाया है। एक टेबल बना रहे हैं, टेबल प्रॉपर रोज एंड कॉलम्स लेके बनाया है। तो जब हम अल्टरनेटिव प्राइसेस और अल्टरनेटिव डिमांड को टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, डिमांड स्केड्यूल। क्या बनता है, डिमांड स्केड्यूल। तो डिमांड स्केड्यूल क्या है, डिमांड स्केड्यूल मीन्स टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटीज अगेंस्ट अल्टरनेटिव प्राइसेस। तो ये हम आपका क्या है, डिमांड स्केड्यूल। टेबुलर प्रेजेंटेशन, आपने इसको टेबल की फॉर्म में लिख दिया, किसको, अल्टरनेटिव प्राइसेस और अल्टरनेटिव डिमांड। समझ में आ गया। अब ये जो डिमांड स्केड्यूल है ये दो टाइप का होता है। वन इज इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड सेकेंड वन इज मार्केट डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एक कंज्यूमर की डिमांड को शो करता है। अभी जो मैंने बनाया ये इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है। लेकिन जो मार्केट डिमांड स्केड्यूल है ये ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की डिमांड को शो करेगा। कैसे, यहाँ पर ये एक कंज्यूमर है, थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं। ये डिमांड है आपकी ए की। अब यहाँ पर हम लेते हैं बी की। सिमिलर ले लो या चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड। क्लियर है। मार्केट डिमांड में एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स होते हैं, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी। लेकिन मार्केट डिमांड क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की डिमांड। चाहे तो वो मार्केट डिमांड हो चाहे इंडिविजुअल डिमांड हो, इफेक्ट सेम रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर अगर हम कंबाइन कर दें तब ये भी क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्लियर। अब इसी टेबल को यूज करके जब हम इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। किसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो रही है, ऑफ डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखो कैसे, ग्राफ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। एक चीज और याद रखना, जब भी आप माइक्रो में ग्राफ बनाओगे और आपको एक साइड क्वांटिटी दे रखी हो तो वो क्वांटिटी ऑलवेज आप किस पर लोगे, एक्स एक्सिस पर, क्योंकि अनदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस इज क्वांटिटी एक्सिस। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक्स एक्सिस का दूसरा नेम क्या है, क्वांटिटी एक्सिस। दूसरा वेरिएबल आप यहां पर लोगे, दूसरा हमने क्या लिया यहां पर, प्राइस। क्लियर है। प्राइस क्या है, 1 2 3 4 5,
डिमांड क्या है 1 2 3 4 5। अब इसको मिलाते हैं। जब प्राइस 1 है तो डिमांड कर रहे हो 5 यूनिट्स की, बढ़ रहा है तो आप डिमांड को कम कर रहे हो। आप देख रहे होगे कि जैसे जैसे प्राइस हमारा इंक्रीज होता जा रहा है आपकी डिमांड पीछे की ओर आती जा रही है। जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक कर्व बनेगी। इसको दोनों साइड से डी से डिनोट करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल या स्केड्यूल, दोनों वर्ड सही हैं। होता नॉर्मली हम शेड्यूल बोलते हैं लेकिन होता स्केड्यूल है। अब डिमांड कर्व बन गई। डिमांड कर्व डिनोटेड बाय डी। स्लोप क्या कर रही है? ये स्लोप्स डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे आ रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आप डायरेक्शन का भी ध्यान में रखोगे एग्जाम में। डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मीन्स प्राइस अगर इंक्रीज होंगे तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो डिमांड कर्व आपकी ऐसे ही जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब अगेन डिमांड कर्व दो टाइप की होती है। वन इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकेंड वन इज मार्केट डिमांड कर्व। जो कर्व हम इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल से बना रहे हैं उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व, लेकिन जो कर्व हम मार्केट डिमांड स्केड्यूल को यूज करके बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? मार्केट डिमांड कर्व। कैसे बनाते हैं इसको? बनाना तो है नहीं आपके एग्जाम में क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। फिर भी ये मान लो ऐसे बन रही है पहली कर्व, दूसरी आपकी ऐसे जा रही है और दोनों को कंबाइन कर दे तो ये क्या आ गई? मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर है? चाहे इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो चाहे मार्केट डिमांड कर्व हो, दोनों की दोनों डाउनवर्ड स्लोप करेंगी क्योंकि दोनों में हमने क्या बताया? इनवर्स रिलेशनशिप। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट अगेन यही टॉपिक है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों स्लोप करती है? व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। हाँ जी, डाउनवर्ड क्यों स्लोप करती है? इसके रीज़न जो आपकी नोट्स में दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट अभी मैं बाद में डिस्कस करवाऊंगी क्योंकि हमने यूटिलिटी का चैप्टर नहीं किया। हम सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा अभी फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। पहला पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखिए सिंपल सी बात है, डिमांड कर्व मैंने बताया डाउनवर्ड क्यों स्लोप करती है? क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर प्राइस और डिमांड की ही बात करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हेडिंग चेंज हो रहे हैं। देखिए कैसे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स जब कोई कॉमोडिटी उसका रेट कम हो जाता है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है वो आपको महंगा लगने लग जाता है। बात हम यहाँ पर टी की करेंगे, साथ में रिलेट करेंगे कॉफ़ी को। जब चाय का रेट कम हो जाएगा तो जो चाय का सब्स्टिट्यूट है दैट इज़ कॉफ़ी, ये आपको महंगा लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि अब आपको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दैट इज़ कॉफ़ी वो कॉस्टली लग रहा है, जिस कारण आप चाय की डिमांड क्या कर दोगे? ज़्यादा। सिंपल बात हम एक के प्रोडक्ट की करेंगे कि अगर इस चाय की प्राइस गिरा तो चाय की डिमांड बढ़ जाती है। रीज़न है, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको जो उसका सब्स्टिट्यूट है वो इसके मुकाबले में महंगा लगने लग गया। क्लियर होगी बात? चलिए दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या डालेंगे? इनकम इफेक्ट।
इनकम इफेक्ट में भी बात प्राइस की ही करेंगे। इनकम यहाँ पर आपकी नॉर्मल इनकम नहीं है, यहाँ पर इनकम मीन्स आपकी रियल इनकम। रियल इनकम क्या होती है? जब किसी कॉमोडिटी का रेट कम हो जाता है, मान लो कोई कॉमोडिटी पहले 10 रुपये की थी, आपके 10 रुपये खर्च हो रहे थे, और वही कॉमोडिटी 7 रुपये की हो गई है, आपके कितने पैसे बच गए? ₹3। तो ये जो 3 है इसको हम क्या बोलेंगे? रियल इनकम। ये आपकी सेविंग नहीं बोलते, हम इसको क्या बोलते हैं? रियल इनकम। सेविंग कब होती है? जब आप रूटीन में इनकम में से खर्च कर लेते हो और जब बाकी बच जाता है आप उसको क्या कर लेते हो? सेव। यहाँ पर आपके पास पैसे क्यों बचे? क्योंकि चीज़ों के रेट कम हो गए, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इनकम। अब देखिए कोई प्रोडक्ट है, उसका रेट कम हो गया, रेट कम होने से आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बच गए, तब आप क्या करोगे? उसकी डिमांड और ज़्यादा कर लेते हो, क्योंकि आपके पास पैसे बढ़ने शुरू हो गए, आपकी शेल्फ पे एक्स्ट्रा पैसे बढ़ने शुरू हो गए। उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम इफेक्ट। कौन सा इनकम? रियल इनकम इफेक्ट। कहाँ से आया? चीज़ों का रेट कम होने से। सीधी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लो मार्केट में हम कुछ टॉफ़ीज़ लेने गए, टॉफ़ी लेने गए, हमें था कि 10 रुपये की 10 टॉफ़ीज़ आ जाएंगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसका रेट कम हो गया, तो उसने बोला कि 7 रुपये में ही आपकी 10 टॉफ़ीज़ आ जाएंगी। उतनी टॉफ़ीज़ अब 10 रुपये में नहीं बल्कि 7 रुपये में मिल जाएंगी आपको। फिर आप क्या करते हो? कई बार नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है कि हम रुपीज़ जो 3 है चेंज वापस लेने की बजाय क्या बोलते हैं कि 10 रुपये की ही कर दो टॉफ़ीज़। समझ में आ रही है बात? अब रेट कम हुआ तो आपने उसकी डिमांड क्या कर दी? ज़्यादा कर दी। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, आपका इनकम इफेक्ट हो गया। अब हमारे पास है अल्टरनेट यूजेस। थर्ड इफेक्ट, अल्टरनेट यूजेस। जब किसी कॉमोडिटी का रेट कम होता है, यहाँ पर 2 कंडीशंस लेंगे। एक तो उसका रेट कम हो गया, दूसरा उस कॉमोडिटी के वेरियस यूजेस हैं, अल्टरनेट यूजेस हैं। उस केस में ये चीज़ अप्लाई होगी कैसे? फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क का रेट कम हो गया और उसके अल्टरनेट यूजेस भी हैं, ये आपको पता है। फिर आप क्या करोगे? दूध का रेट कम हो गया, आप उसकी डिमांड ज़्यादा कर दोगे कि चलो दूध सस्ता है, मिल्क शेक भी बनाया करेंगे, दही भी ज़्यादा बनाया करेंगे, खीर भी बना लेंगे, कस्टर्ड भी बना लेंगे, घर पर आइसक्रीम भी बना लेंगे, जो भी आपका मन करता है। और वो सिर्फ किस वजह से हुआ? क्योंकि इसके अल्टरनेट यूजेस हैं। लेकिन अगर इसके अल्टरनेट यूजेस ना होते तो शायद डिमांड इतनी ज़्यादा ना बढ़ती। ये कब बढ़ती है? क्योंकि उसके अल्टरनेट यूजेस हैं। नेक्स्ट, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। वही बात है, जब किसी कॉमोडिटी का रेट कम हो जाता है आप तो उसकी डिमांड बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे, वो लोग भी उस कॉमोडिटी को यूज़ करना शुरू कर देंगे जो पहले नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि उसका रेट कम था, तो वो भी आपके ग्रुप में ऐड हो गए। तो उसको क्या बोलते हैं? अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, या जो कंज्यूमर साइज है वो बढ़ गया। इस वजह से डिमांड क्या होगी? मार्केट में ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? हर एक में इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ड्यू टू इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। इतना क्लियर है? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड मीन्स वेयर लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। अब तक हम क्या करते आए थे? लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करते आए थे। तो जब भी हमने लॉ को, मैंने क्या बोला था, प्रूव करना है, तो आप क्या लेते हो? अजम्पशंस। वहीं जहाँ पर उसको डिसप्रूव करना है या उसको फेल करना है तो आप क्या लेते हो? एक्सेप्शंस। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब हमने क्या करना है? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड मीन्स वेयर लॉ ऑफ डिमांड फेल्स या वेयर लॉ ऑफ डिमांड डजंट अप्लाई।
इट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? इन्वर्स रिलेशनशिप। लेकिन एक्सेप्शन में बात करेंगे कि इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं, बल्कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप आता है? पॉजिटिव। कई ऐसे केसेस हैं, कई ऐसी कमोडिटीज़ हैं जहाँ पर अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और अगर प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। देखिए वो कौन कौन से केसेस हैं। पहला है कॉन्स्पिशियस गुड्स। यह मैंने पहले बता दिया, ध्यान से सुनो। कॉन्स्पिशियस गुड्स ऑल्सो कॉल्ड वेबलन गुड्स, also called snob goods, also called prestige goods। किसी के भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। ऐसी चीजें जो आपका स्टेटस इंप्रूव करती हैं और वो महंगी हैं, कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत रेयर लोग हैं जो उसको अफोर्ड कर रहे हैं, तभी आपका स्टेटस इंप्रूव होगा। अगर हर कोई उसको यूज़ करेगा क्योंकि वो सस्ती है, हर कोई इसको परचेज कर रहा है, फिर आप में और उनमें फ़र्क नहीं रहेगा, तो वो प्रेस्टीज गुड्स नहीं रहेंगी। तो प्रेस्टीज गुड्स कौन सी होती हैं? जिनका प्राइस ज़्यादा होता है। प्राइस ज़्यादा होने के कारण इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग इन चीज़ों को सिर्फ इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि इनसे इनका स्टेटस इंप्रूव होता है। प्राइस देखेंगे, महंगा है तब लेंगे, अगर सस्ता है तो ये लोग नहीं लेंगे। महंगा है तब ये डिमांड ज़्यादा करेंगे, प्राइस हाई तो डिमांड भी हाई। प्राइस इसका लो तो डिमांड भी ये लोग क्या कर देते हैं? लो कर देते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ स्नॉब पीपल की डिमांड की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है अब तो ये हर कोई ले लेगा, फिर इनमें और हमारे में फ़र्क क्या रहेगा? क्लियर? कोई भी महंगी चीज़ें, चाहे वो डायमंड है, चाहे वो महंगे से महंगा मोबाइल है, महंगे से महंगी घड़ी है, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्राइस और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा। इतना क्लियर है? इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी या नेसेसरी गुड्स। ऐसी चीज़ें जिनके बिना आप रह नहीं सकते, जो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए अपनी रूटीन की लाइफ में। दैट इज़ फॉर एग्जांपल LPG, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, और नया हम ऐड कर रहे हैं इसमें मोबाइल। आप देख रहे होंगे कि मोबाइल के डे बाय डे रेट बढ़ रहे हैं। जो आपका टैरिफ प्लान है, जो आप यूज़ करते हो, इसमें नेटवर्क यूज़ करते हो, उनके रेट इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, फिर भी मोबाइल के यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमारी नेसेसिटी है। सिमिलरली LPG के रेट भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की रेट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके कंज्यूमर्स में कमी नहीं आई क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है और इन चीज़ों के बिना हम रह नहीं सकते। तो यहाँ पर इन केस ऑफ नेसेसिटी भी क्या आएगा? प्राइस ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा। हर सिचुएशन में हम इसका इन्वर्स नहीं लेते। यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे कि प्राइस कम तो इनकी डिमांड भी कम। ये किसी सिचुएशन में आएगा, किसी में नहीं आएगा। हमने तो सिर्फ पॉजिटिव रिलेशनशिप बताना है। क्लियर है जी? चलिए आगे देखिए। 2 केसेस हो गए, थर्ड केस देखिए आप इसका। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट चेंज इन प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इसमें भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। आज कमोडिटी का रेट बढ़ रहा है, जब किसी चीज़ का रेट बढ़ने लगता है आपको ये इंट्यूशन हो जाती है कि आने वाले दिनों में भी इसका रेट और बढ़ेगा। फिर आज आप क्या करते हो? ज़्यादा रेट पे भी ज़्यादा डिमांड कर बैठते हो। सिमिलरली इसको ऑपोजिट लेते हैं इस केस में कि अगर किसी कमोडिटी का रेट कम होना शुरू हो जाता है, फॉर एग्जांपल गोल्ड का रेट कम होना शुरू हो गया, तो लोग क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, ये और कम होगा। फिर आप क्या करते हो? उसकी डिमांड कम रेट पे भी कम कर रहे हो, ये सोच के कि फ्यूचर में इसका रेट और कम होगा। तो यहाँ पर क्या रिलेशनशिप आ गया? पॉजिटिव। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस कर रहे हैं। अगर आपको किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, एडिक्शन, उस केस में क्या है? एडिक्शन लगा लो,
यहाँ आपकी हॉबी लगा लो। उस केस में अगर रेट ज़्यादा है तब भी आप डिमांड करोगे, क्योंकि आप उसके बिना रह नहीं सकते। एक और बड़ा अच्छा पॉइंट आपके नोट्स में, स्पेकुलेटिव गुड्स, ऐसी चीज़ में जिसे हम सट्टेबाजी कर रहे हैं। स्पेकुलेशन है, ये सोच के पैसा लगा रहे हैं कि कल को इसका रेट और बढ़ेगा। लोग क्या करते हैं, गोल्ड में भी पैसा इन्वेस्ट करने लग गए, तो वो स्पेकुलेटिव गुड बनती जा रही है कि आज उसका रेट बढ़ रहा है, ये सोच के कि कल को और बढ़ेगा। अपन किसी चीज़ में पैसा कब लगाते हैं, तभी लगाते हैं, हाँ जी, ये कह रहे हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस तो हमने अजम्पशन में ही ले लिया था। देखिए अजम्पशन क्या है, किसी लॉ को प्रूव करना। अजम्पशन में नहीं लिया होगा, मैंने वहाँ पर उसमें ये करवाया था, फैक्टर्स में करवाया था आपको, अजम्पशन में नहीं लिया था। मैंने आपको ये बताया था कि आपकी डिमांड के ऊपर कौन सा फैक्ट असर डालता है, डिमांड के ऊपर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कि अगर आपको ये लगे कि फ्यूचर में रेट बढ़ने वाला है तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा करते हो। क्लियर है? अच्छा, अजम्पशन में एक पॉइंट से और लेट कर सकते हो, कैसे? मैंने बोला कि अगर प्राइस कम होगा तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे, ये लॉ ऑफ डिमांड में हमने लिया था। क्लियर है? अब मैंने उस टाइम पे क्या माना था अजम्पशन में, कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ना हो अबाउट चेंज इन प्राइस। क्यों ना हो? प्राइस कम है तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन आ गई कि इसका प्राइस और कम होगा, तब आप डिमांड ज़्यादा ना करके क्या करोगे, कम करोगे। वो तो मैंने फैक्टर्स में लिया था, और अजम्पशन में ये लिया था अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, तो इसको भी कांस्टेंट माना था, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी आपकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, और वो इफेक्ट कौन सा होता है, पॉजिटिव। यहाँ पर तो मैं पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, समझ में आ रही है? ये नहीं कि अजम्पशन में ले लिया तो यहाँ पर नहीं लेंगे। मैंने यहाँ पर ये चीज़ प्रूव करनी है कि आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन इसमें हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ऐसा कुछ नहीं कि अजम्पशन में ले लिया तो एक्सपेक्टेशन में नहीं ले सकते, हमने तो अपने लॉ को प्रूव करना है, यहाँ पर हमने उसको फेल करना है। क्लियर? चलिए, उसमें भी प्रूव करने के लिए हमने इसको कांस्टेंट ही मानना था। अब स्पेकुलेटिव गुड्स, स्पेकुलेटिव गुड्स क्या, कि आपने सट्टेबाजी करनी है, आज पैसा लगाया ये सोच के कि कल को मुझे इसका डबल या ट्रिपल मिलेगा, और वो क्या सोच के आप लगाते हो? जब किसी कमोडिटी का रेट कम हो रहा होता है तब आप उस पर पैसा लगाते हो, या जब ज़्यादा हो रहा होता है तब आप लगाते हो पैसा? ऑब्वियसली जब रेट बढ़ रहे होते हैं तभी आप उसमें पैसा लगाते हो। तो स्पेकुलेटिव गुड्स में प्राइस ज़्यादा तो इनकी डिमांड भी ज़्यादा, क्योंकि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो। लेकिन जब वही इनके रेट कम होने शुरू हो जाते हैं तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट भी कम कर देते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो एग्रीगेट डिमांड का चैप्टर, एग्रीगेट डिमांड के अगर मैं चारों कंपोनेंट ना लेके सिर्फ दो कंपोनेंट की बात करूं, हमने लिया था सी एंड आई। सी मीन्स आप किस में पैसा खर्च कर रहे हो, कंज्यूमर गुड्स में। आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, किस में, कैपिटल गुड्स में। तो ये आपकी दोनों चीज़ें मिलके क्या बनती हैं, डिमांड। तो यहाँ पर भी डिमांड की ही बात हो रही है कि आप इन गुड्स में अगर पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, इट मीन्स आप इसकी डिमांड कर रहे हो। अगर इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो, इट मीन्स आप इनकी डिमांड भी कम कर रहे हो। स्पेकुलेशन का समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, एमरजेंसी। 6 पॉइंट ले रहे हैं इसमें। एमरजेंसी, आपको किसी चीज़ की एमरजेंसी है, किसी सर्विस की एमरजेंसी है, आप उसका फिर वहाँ पर प्राइस इग्नोर कर दोगे। यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल को सिंप्लीफाई करूँ तो मैं सर्विस की बात करूँगी, डॉक्टर की सर्विस। देखिए नॉर्मली जो डॉक्टर के OPD आवर्स होते हैं, जिसमें आप डॉक्टर के पास जाते हो, अपना चेकअप करवाते हो, उसकी जो फीस है OPD आवर्स में नॉर्मली कितनी रहती है, 200 रुपीज़। OPD आवर्स मान लो कहाँ तक हैं, अप टू 8 PM। क्लियर है? फिर वहाँ पे एक और चीज़ लिखी होती है कि अगर आपने डॉक्टर को 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में मिलना है तो उनकी फ़ीस कितनी हो जाएगी, 500 रुपीज़। आफ्टर 10, 10 बजे के बाद मिलना है
तो वो आपसे 1000 रुपीज़ चार्ज करेंगे। ये उनका फ़ीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, चार्जेस लिखे हुए हैं। अब भगवान ना करे घर पे कोई बीमार हो गया रात को 10 बजे के बाद, तो क्या आप डॉक्टर की सर्विस नहीं लोगे ये सोच के कि इसका रेट ज़्यादा है, हम आप नहीं दिखाते, हम सुबह ओपीडी आवर्स में दिखाएंगे। और इतने में अगर वो पेशेंट गया फिर आप क्या करोगे, वेट करोगे? नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इमरजेंसी की सिचुएशन है तब हम इमीडिएटली डॉक्टर की सर्विस लेंगे, चाहे उसका प्राइस ज़्यादा है। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल ले लो, मेडिसिन। इमरजेंसी है, मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन अभी कॉस्टली है, मार्केट में इसकी शॉर्टेज है, क्या आप लोग डिमांड नहीं करोगे? करोगे। नेक्स्ट, इसमें एक और पॉइंट दे रखे है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या है? देखिए ये जो इकोनॉमिक्स है, ये पूरा सब्जेक्ट जो है ये रैशनल कंज्यूमर के ऊपर अप्लाई होता है। रैशनल, ऐसे लोग जो सोच समझ कर पैसा खर्च करते हैं, उनका दिमाग, उनका माइंड स्टेबल कंडीशन में होता है। तो ये इकोनॉमिक्स उन लोगों को तो स्टडी ही नहीं करता या उनके ऊपर अप्लाई ही नहीं होता जो कि इररेशनल हो या अनसाउंड माइंड के हो। क्लियर है? अब आप मार्केट में गए, आपको मार्केट की कंडीशंस के बारे में नहीं पता, तो आप इररेशनल हो। इररेशनल हो के आप क्या करते हो, रेट को वेरीफाई करते ही नहीं, आप ज़्यादा प्राइस पे भी ज़्यादा डिमांड कर बैठते हो। लोगों ने को पता ही नहीं होता कि रेट क्या चल रहा है। बट हमेशा उनके नौकर जो है वो शॉपिंग करके आते हैं। एक दिन आप चले गए, आपने पूछा हाँ जी प्याज का क्या रेट है, नॉर्मली अगर वो 20 या 25 रुपये किलो आता है तो वो बोल रहे हैं जी 50 रुपये किलो। अच्छा चलो कोई नहीं, 5 किलो पैक कर दो, क्योंकि आप मार्केट की कंडीशंस को लेके इग्नोरेंट, तो आपको पता ही नहीं कि रेट क्या चल रहा है। या कई बार क्या होता है कि हम अपना जो हमारा माइंड है वो अनसाउंड नहीं होता, अनसाउंड माइंड बन जाता है हमारा। कैसे? हम कोई चीज़ नशा कर रखा होता है या ड्रंकर्ड पीपल हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अनसाउंड माइंड। तो नशे की हालत में हो आप, आपको पता ही नहीं आप क्या खरीद रहे हो, कितने की खरीद रहे हो, तो वहाँ पर भी क्या होता है, नॉर्मली ज़्यादा प्राइस पे आप ज़्यादा डिमांड कर बैठते हो। इतना क्लियर है? अब एक इसी में लास्ट पॉइंट बचा है, दैट इज गिवन गुड्स। उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जो चीज़ें इजी लगती हैं, मुझे लगता है कि आपको इजी लगेंगी, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, और जो पॉइंट मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेंगे वो मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इसी को लेके, दैट इज गिवन गुड्स। गिवन गुड्स का कंसेप्ट किसने दिया? सर रॉबर्ट गिफन ने। इन्होंने बताया कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। इन्होंने अपनी एग्जांपल में 2 कॉमोडिटीज़ ली थी, वैसी सेम हम ले रहे हैं। एक इन्होंने ब्रेड लिया था और एक लिया था मीट। ब्रेड, ये कहते हैं ब्रेड जो है सस्ता है इसलिए पुअर पीपल का खाना है, मीट कॉस्टली है इसलिए पुअर पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ब्रेड सस्ता है, 10 रुपये का है, आदमी गरीब है, इसका जो पेट है ब्रेड से ही भरता है, तो सारा जो खाना है तीनों टाइम का वो ब्रेड ही खा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेपल फूड। क्या बोलते हैं? स्टेपल फूड। स्टेपल फूड वो होता है कि जिस फूड को खाकर हम जीते हैं, हमें जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसी फूड से मिलते हैं। तो इस पुअर पर्सन का स्टेपल फूड क्या है? ब्रेड। अब ये दिन में मान लो 3 बार ब्रेड खा रहा है, 3 बार ब्रेड खा रहा है, तो पैसे कितने खर्च कर रहे हैं? 30 रुपीज़। मीट खाना चाहता है लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये महंगा है, खाने की इच्छा बड़ी है। अब मान लो ब्रेड का रेट कम हो के 7 रुपीज़ हो गया, 3 बार ब्रेड खा रहा है, तो 3 बार ब्रेड खाएगा तो दिन में कितने पैसे खर्च करेगा वो? ₹21। कितने पैसे बच गए? 7। क्या होगी उसकी रियल इनकम? अब रियल इनकम के केस में मैंने क्या बताया था कि अगर रियल इनकम बचेगी तो इसकी डिमांड बढ़ा देगा, लेकिन अब हमने इसको प्रूव नहीं करना, हमने इस लॉ को फेल करना है, तो इसकी हम दूसरी साइड भी लेंगे। ऐसे करके उसने 2-3 दिन खाना खाया, ब्रेड खाए, पैसे बचाता गया, तो उसकी शेल्फ में एक्स्ट्रा पैसे बचने शुरू हो गए, काफ़ी पैसे बच गए।
फिर वो एक दिन क्या करेगा, 3 टाइम का ब्रेड ना खा के 2 टाइम का ब्रेड खाएगा और 1 टाइम का क्या खाएगा, वो मीट। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, ब्रेड का रेट कम हुआ, उसने ब्रेड की डिमांड कम कर दी 1 टाइम पर आके। इसकी जगह पर क्या लेना शुरू कर दिया उसने, मीट। तो गिवन गुड्स वो इन्फीरियर गुड्स होती हैं जो कि इसको लगती हैं, क्योंकि ये मीट को अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो इसको ब्रेड क्या लगता है, इन्फीरियर, और मीट क्या लगता है, सुपीरियर। तो गिवन गुड्स वो इन्फीरियर गुड्स होती हैं जिनका रेट कम होने से ये लोग इनका डिमांड भी कम कर देते हैं और इसकी जगह पर क्या लेना शुरू कर देते हैं, सुपीरियर प्रोडक्ट। अब इसको रिवर्स करते हैं एग्जाम्पल को। अब वापस जो ब्रेड का रेट है वो 30 रुपीज़ हो गया, दिन में अब 30 रुपये खर्च होने लग गए, एक्स्ट्रा पैसे बच रहे थे वो भी ख़त्म हो गए, मीट नहीं खा पाएगा, तीनों टाइम में अब क्या खाएगा, वापस ब्रेड खाएगा। फिर क्या हो गया, ब्रेड का रेट बढ़ा, ब्रेड की डिमांड भी बढ़ गई। समझ में आया? तो ये था गिवन गुड्स। सभी में क्या किया हमने, प्राइस और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशनशिप between price and demand, and exceptional demand curve always slopes upward, क्योंकि इसमें प्राइस और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नॉर्मल डिमांड कर्व क्या स्लोप करती है, नॉर्मल डिमांड कर्व डाउनवर्ड्स, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व क्या स्लोप करती है, अपवर्ड्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ठीक है फिर, चलो, थैंक यू।